जुपिटर के एरिया ऑफ ऑपरेशन की ओर जाते समय एक एमसीआरएन वॉरशिप हैमुरबी किटूर चेन्नम्मा शिप पर मौजूद लोगों को बचा लेता है। हैमुरबी शिप के कैप्टन सैंड्रिन किरिनो और लेफ्टिनेंट दुरंत कैलिस्टो होने वाले युद्ध की करंट स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एनसाइन सिनोपली को हैमुरबी के ऑपरेशन डेक पर कैप्टन और लेफ्टिनेंट के सामने लाया जाता है। सिनोपली उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मार्स का शिप टाकी होल्डन के पास है। वो उन्हें ड्रैपर और एवसरला के टाकी यानी कि रोजिनेंटे के ऊपर मौजूद होने के बारे में बताता है। सिनोपोली उन दोनों को बताता है कि किटूर को जेम्स होल्डन ने रिपेयर किया था जिससे कि वो मार्स पर वापस जा सके, और अपने कमांडिंग ऑफिसर को एरेनराइट और जूल्स पियरे मायो के बीच हुई कन्वर्सेशन के बारे में बता सके। वो उन्हें एरेनराइट और मायो की पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अर्थ और मार्स के बीच हो रहा युद्ध एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। कैप्टन सैंड्रिन किरिनो को सिनोपोली की इस बात पर यकीन नहीं होता। सिनोपोली उन्हें फोर्स करता है कि उन्हें एरेनराइट और मायो के बीच हुई कन्वर्सेशन को यूएन शिप अगाथा किंग पर मौजूद एडमिरल साउदर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि एवसरला उस पर भरोसा करती थी और वो लोग इस सबूत को उसे भेजकर उस पर भरोसा कर सकते हैं। कैप्टन सैंड्रिन किरिनो सिनोपोली की पूरी बात सुनती है, लेकिन उसकी बातों पर आगे कार्रवाई करने से मना कर देती है। इधर अगाथा किंग ऑफिसर्स मेस में एडमिरल साउदर्न को लेफ्टिनेंट शेफर और लेफ्टिनेंट मैनक्यूसो ज्वाइन कर लेते हैं। वो सभी उस शिप की करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। लेफ्टिनेंट मैनक्यूसो एडमिरल साउदर्न को बताता है कि यूएन फ्लीट के वो सभी ऑफिसर्स जिन्हें साउदर्न ने ट्रेन किया था, वो सभी साउदर्न के प्रति वफादार हैं और उसके लिए गए हर फैसले में वो उनका साथ देंगे। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट बॉयर पहुँच जाता है। लेफ्टिनेंट बॉयर एडमिरल ग्युएन का वफादार था। एडमिरल साउदर्न वहाँ से चला जाता है। लेफ्टिनेंट बॉयर लेफ्टिनेंट शेफर और लेफ्टिनेंट मैनक्यूसो को एडमिरल ग्युएन का वेस्टा ब्लॉकेड का यासीजोरो शिप पर हुआ एक पुराना किस्सा सुनाता है और उन्हें क्लियर करता है कि एडमिरल ग्युएन मार्स का सामना करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। अगाथा किंग शिप पर बाद में एडमिरल ग्युएन मायो को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो उसे इन्फॉर्म करता है कि मायो की फैमिली को छोड़ दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टी को भी अनफ्रीज कर दिया गया है। मायो एडमिरल ग्युएन के मैसेज के मिलने के बाद कैलिबन प्रोजेक्ट हाइब्रिड के पॉड्स को लॉन्च कर देता है। हैमुराबी की कैप्टन सैंड्रिन किरिनो एनसाइन सिनोपोली से मिले मैसेज को एडमिरल साउदर्न को सीक्रेटली फॉरवर्ड कर देती है। कैप्टन सैंड्रिन किरिनो का मैसेज लेफ्टिनेंट शेफर और मैनक्यूसो रिसीव करते हैं। वो उस मैसेज को साउदर्न को फॉरवर्ड कर देते हैं। एडमिरल साउदर्न कोटियार के पास जाकर इस मैसेज की सच्चाई के बारे में कंफर्म करता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट बॉयर पहुँच जाता है। वो एडमिरल साउदर्न को कमांड डेक पर लेकर चला जाता है। कमांड डेक पर एडमिरल साउदर्न का सामना एडमिरल ग्युएन से होता है। एडमिरल साउदर्न एडमिरल ग्युएन को वहाँ हो रही सिचुएशन को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एडमिरल ग्युएन एडमिरल साउदर्न की बातों को सुनने की जगह उसे उसी वक्त ड्यूटी से रिलीव कर देता है। उसी वक्त हैमुराबी शिप अगाथा शिप किंग की फायरिंग रेंज में आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता। एडमिरल साउदर्न ये देखकर एडमिरल ग्युएन को समझाने की कोशिश करता है कि मार्शियंस का यूएन के साथ लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन एडमिरल ग्युएन अपने आदमियों को हैमुराबी शिप को कवर में लेने के लिए कहता है। एडमिरल साउदर्न एडमिरल ग्युएन को रोकने की बहुत कोशिश करता है। एडमिरल साउदर्न एडमिरल ग्युएन को मार्स के साथ हो रहे युद्ध की साजिश का आरोपी बताने लग जाता है। एडमिरल साउदर्न बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और जोर जोर से कहने लग जाता है कि एमसीआरएन और यूएन शिप एक समान है और उस वक्त वहाँ हो रहा युद्ध एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। वो वहाँ आसपास मौजूद शिप्स को पीछे हटने के लिए कहने लग जाता है। एडमिरल साउदर्न जब बोल रहा होता है कि वो इस वॉर के खिलाफ मौजूद सभी सबूतों को सभी लोगों के सामने ला देगा, तभी एडमिरल ग्युएन एडमिरल साउदर्न को शूट कर देता है और एडमिरल साउदर्न उसी वक्त मारा जाता है। एडमिरल साउदर्न के सभी वफादार ऑफिसर्स को एडमिरल ग्युएन के लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। एडमिरल ग्युएन अपने आसपास मौजूद यूएन शिप को ऑर्डर्स देने लग जाता है। तभी लेफ्टिनेंट शेफर और लेफ्टिनेंट मैनक्यूसो अपने काबू करने वाले आदमियों की पकड़ से छूट जाते हैं। वो लोग किसी तरह से लेफ्टिनेंट बॉयर को मार डालते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एडमिरल ग्युएन की गोलियों से मारे जाते हैं। एडमिरल ग्युएन अपने आसपास मौजूद यूएन शिप्स को अपने रास्तों को और अपने डायरेक्शंस को चेंज करने के इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग एडमिरल साउदर्न के बहुत ज्यादा वफादार थे, वो लोग एडमिरल ग्युएन के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर देते हैं। एडमिरल ग्युएन यूएन शिप्स को अपने ऑर्डर्स न मानते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन शिप्स के ऊपर मिसाइल फायर कर देता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद उसी का साथी यूएन शिप जिमेनेज
मेनेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर हमूराबी के ऊपर कैप्टन सैंड्रिन किरिनो ये सोचती है कि अब उन्हें यूएन शिप के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूएन शिप आपस में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। कैप्टन सैंड्रिन किरिनो को ऐसा महसूस होता है कि अगर उन लोगों ने किसी भी यूएन शिप के ऊपर फायरिंग शुरू की तो सभी यूएन शिप एक हो जाएंगे और वो सभी उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देंगे। इसीलिए सैंड्रिन किरिनो यूएन शिप्स की आपस की फायरिंग के बीच में नहीं पड़ना चाहती थी। कैप्टन सैंड्रिन किरिनो अनाउंसमेंट करके सभी लोगों को ये बता देती है कि वो शांति की स्थापना करना चाहती है और जो कोई भी उसका साथ देना चाहता है वो उसका पूरी तरह से वेलकम करेगी। इधर रोजिनेंटे के ऊपर रोजिनेंटे का पूरा क्रू मेई को बचाने के रेस्क्यू मिशन की पूरी तैयारियां कर रहा था। प्रेक्स एमोस के सुपरविजन में टारगेट प्रैक्टिस कर रहा था। वो लोग आयो तक पहुंचने ही वाले थे। बॉबी एलेक्स से पूछती है कि उन लोगों ने किस तरह से हाइब्रिड को अपने कंट्रोल में किया था। एलेक्स बॉबी को हाइब्रिड के बारे में जानकारी देता है, लेकिन एलेक्स साथ ही साथ बॉबी को ये भी वार्निंग देता है कि अगर उसका सामना हाइब्रिड से हो जाए तो वो हाइब्रिड से लड़ने की बजाय वहाँ से तुरंत ही भाग ले। बॉबी एलेक्स की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वो अपने पावर आर्मर को चार्ज कर रही थी। बॉबी इसके बाद अपने पावर आर्मर में कुछ बुलेट्स भी फिल कर लेती है। एलेक्स अपने कम्युनिकेशन लेवल को लास्ट टाइम चेक करता है। उसे अपने बेटे मैलस का एक बहुत ही भावुक मैसेज मिलता है। मैलस उस मैसेज में अपने पापा की बहुत तारीफ करता है और उनसे बाद में मिलने का वादा भी करता है। एलेक्स ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। होल्डन और नाओमी दोनों ही आपस में प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल को फ्रेड जॉनसन को दिए जाने के बारे में डिस्कस करते हैं। नाओमी होल्डन को बताती है कि उसने फ्रेड जॉनसन को प्रोटोमोलिक्यूल क्यों दिया था। वो होल्डन को ये भी बताती है कि उसके एक छोटा बेबी था जिसे कि एक बैटर अपने साथ ले जा चुका था। नाओमी होल्डन को बताती है कि वो अपने बेटे को बेल्ट पर एक बैटर के समान मरते हुए नहीं देख सकती थी और इसीलिए उसने फ्रेड जॉनसन को प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल सौंप दिया था ताकि फ्रेड जॉनसन उसका अच्छे से यूज करे और बेल्टर्स को भविष्य में कोई भी नुकसान न पहुंचे। इधर आयो के ऊपर कटोआ को एक आइसोलेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है। कटोआ के ऊपर प्रोटोमोलिक्यूल्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया था और वो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। जूल्स पियरे मायो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कटोआ को इंटेरोगेट करने लग जाता है। जूल्स पियरे मायो जानना चाहता था कि प्रोटोमोलिक्यूल्स अब आगे क्या करने वाले हैं। जूल्स पियरे मायो को कटोआ की बातों से ये पता चलता है कि प्रोटोमोलिक्यूल्स कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो काम अब कंप्लीट होने ही वाला था। जूल्स पियरे मायो से बातों के दौरान कटोआ की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो देता है। वहाँ मौजूद डॉक्टर स्ट्रिकलैंड कटोआ की मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देते हैं ताकि प्रोटोमोलिक्यूल की ग्रोथ स्लो हो जाए और कटोआ उस वक्त कंट्रोल में आ जाए। जूल्स पियरे मायो एक बार फिर से कटोआ से क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। वो जानना चाहता था कि प्रोटोमोलिक्यूल किस काम को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कटोआ लोअर मेटाबॉलिक रेट के कारण उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता। कटोआ की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा वायलेंट होने लग जाता है जिसके कारण वो अपने आइसोलेशन चैम्बर को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लग जाता है। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो को बताता है कि अब कटोआ उन लोगों से बात करने के काबिल नहीं रहा था। जूल्स पियरे मायो डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो को क्लियर करता है कि अब उन लोगों के पास उस एक्सपेरिमेंट को जारी करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट मौजूद है और वो मेई है, जो कि कटोआ के समान सेम जेनेटिक डिसऑर्डर कैरी कर रही थी। इसके बाद बहुत ही ज्यादा डरी हुई मेई को दिखाया जाता है जिसे मेडिकल बैंड में रीस्टेन बैंड से बांध दिया गया था और वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए तैयार थी। आयो फैसिलिटी में तभी कुछ कंपन होने लग जाता है। रोजिनेंटे वहाँ पर पहुँच चुका था। रोजिनेंटे का पूरा क्रू आयो फैसिलिटी के फ्रंट डोर के पास आ जाता है। एमोस वहाँ मौजूद डोर को खोलने लग जाता है। तभी रोजिनेंटे के पूरे क्रू को कुछ मिसाइल्स की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग बाहर खड़े होकर हाइब्रिड्स के पॉड्स को लॉन्च होते हुए देखते हैं। हाइब्रिड्स के पॉड्स एक के बाद एक आयो फैसिलिटी से लॉन्च किए जा रहे थे।